बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बामकसद सोच के साथ मैं हूँ सारा मीर और हमारा आज का मौजू है हमारे रवैये और उनको दुरुस्त करने के लिए हम क्या अंदाज अपना सकते हैं। इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत मौजूद हैं, कोमल फैसल साहिबा, जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं और बहुत अरसे से इस फील्ड में के साथ मुंसलिक हैं। चलिए उनसे मिलते हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी, इट्स माय प्लेजर टू बी देयर जी। और ये मैं समझती हूँ कि बहुत ही अहम मौजू है जिस पे मुझे लगता है कि बार बार आपको तकलीफ देनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक ऐसा मौजू है कि ये तो चलते रहना चाहिए और ये एक नशिस्त में पूरा नहीं हो सकता। तो मुझे तो आपसे मिलने के बाद ये ख्याल आया है कि ये हम सेशंस करते रहें, बल्कि आप जो सेशंस करती हैं उसको भी हम रिकॉर्ड करके तो अपनी पब्लिक को दिखाएं ताकि वो उससे फायदा उठा सके। उसमें मदर्स भी होंगी, पेरेंट्स भी और स्टूडेंट्स भी और सब। सबसे पहले आप बताइए कि आपने किस तरह इस काम का आगाज किया। देखिए, मैंने अपना बैचलर्स किया कनेड में, मैंने साइकोलॉजी में बैचलर्स मेजर था। फिर मैंने एमएससी किया गवर्नमेंट कॉलेज से, वो भी साइकोलॉजी में था। फिर मैंने एमफिल किया, वो भी साइकोलॉजी में। फिर मैंने कुछ सर्टिफिकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया से ब्रेन और माइंड फंक्शनिंग पे, हिप्नोसिस पे। तो ये सिलसिला तकरीबन 24 साल से चल रहा है और मैं दो तरह से इन्वॉल्व हूँ। एक तो मैं पढ़ा भी रही हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में भी हूँ, ए लेवल्स में भी पढ़ाती हूँ साइकोलॉजी। फिर मैं सिविल सर्विसेज एकेडमी के साथ भी हूँ, ट्रेनर के तौर पे भी मैं काम कर रही हूँ। फाउंटेन हाउस में भी अपना कोई एक नाता सा है और बाकी ये सारा सिलसिला चल रहा है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी हैं लोगों को जहाँ हम हेल्प कर सकते हैं मेंटल हेल्थ के लिए, उनको जिस तरह फैसिलिटेट हम कर सकते हैं। एक छोटा सा हमारा सेटअप है बिहेवियर कंसल्टेंट्स के नाम से, जहाँ पर हम ये प्लेटफॉर्म हमारा है, जहाँ पर हम ये थोड़ी बहुत सर्विसेज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यंगर जनरेशन को एजुकेट करने के लिए, मदर्स को एजुकेट करने के लिए, उनके क्लिनिकल इश्यूज़ को हैंडल करने के लिए। तो ये कुछ सिलसिला है। ये आपकी बहुत बड़ी कोशिश है हमारी सोसाइटी के लिए और अल्लाह करे कि ये और बड़ी कोशिश हो, क्योंकि इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। वक्त की ज़रूरत है। कि सबसे पहले मुझे ये लगता है कि हमारी सोसाइटी में जैसे बिहेवियर का इशू बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और लोग शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं और लोगों के रवैये एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा नामुनासिब हैं। चाहे वो आप ट्रैफिक में देख लें, चाहे वो आप वर्क प्लेस में देख लें, चाहे वो आप घरों के अंदर देख लें। तो इसकी क्या रीज़न आपको नज़र आती है? देखिए, सबसे पहली बात ये कि बिहेवियर डिफरेंट किस्म के होते हैं, ठीक है। एग्रेसिव है, नॉन एग्रेसिव है। एक इंसान जो एग्रेसिव नहीं है और बिल्कुल पैसिव है, वो भी हमारे लिए एक मसला है। रवैयों की बहुत सी फॉर्म हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, बहुत सी उसकी आगे फर्दर डिविजन्स हो जाती हैं। और वही आप वाली बात कि एक नशिस्त में इतने सारे रवैयों को हम नहीं पकड़ सकते। जी बिल्कुल। लेकिन जो बड़ा कॉमन रवैया आजकल हमारी सोसाइटी में है कि एक तो नेगेटिविटी बहुत है और दूसरे जो बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जो रिश्तों में एक डाउट है, ट्रस्ट नहीं है हमारे अंदर। बिल्कुल, ठीक है। अब इसकी वजह से आप राह चलते किसी को भी देखें, एक नहायत ही नाखुश किस्म का एक्सप्रेशन है उसके चेहरे पर। बिल्कुल। इत्मीनान, सुकून, ये गायब ही हमारी ज़िंदगी से हो गए। बिल्कुल। वो चाहे एक बच्चा है, वो कॉलेज का लड़का लड़की है, वो एक जॉब पे मर्द है, औरत है, कोई भी है, सिंगल है, जो भी है, सबके साथ ये हो रहा है। क्योंकि कभी हमें ये ना सिखाया गया, ना बताया गया कि ये रवैये, ये चीज़ें हमारी वेल बीइंग के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। हमें ये सिखाया जाता है पढ़ो, नौकरी करो, अच्छे ग्रेड्स लो, अच्छी जॉब लो, पैसा कमाओ, अच्छा घर बनाओ, गाड़ी बनाओ। ये इस सारे चक्कर में हम ये भूल ही जाते हैं कि एक इत्मीनान और खुशी और शुक्र भी तो कोई चीज़ है। ये हमारे रवैयों में है ही नहीं। ये एक छोटे बच्चे को भी नहीं सिखाया जाता और एक एडल्ट को भी नहीं पता। तो इसकी वजह से जाहिर है, जब आप अंदर से नाखुश हैं, चीज़ें बेशुमार आपके पास हो सकती हैं और आप पहले से ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं, रिसोर्सेज पहले से बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से अगर हम बात करें तो एडवांस चीज़ें हैं, लेकिन उतनी ही नाखुशी होती। आप देखेंगे लाइफ जितनी मैकेनाइज्ड और कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, उतनी अनहैप्पी होती जा रही है। बिल्कुल ऐसे आप ये देख लें, सारा दिन ऐसे हमारा गुजर जाता है, हमें एक लम्हा सुकून का सांस लेना, इत्मीनान करना या कोई शुक्र करना, वो हमारी ज़िंदगी में है कहाँ। तो जब ये सब कुछ हम नेगेटिव तरीके से करी जा रहे हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि हमारे अंदर हेल्दी बिहेवियर्स होंगे। सोशल एंजाइटी है, फोबियाज़ हैं, एंजाइटी, ड्रग अब्यूज़, ये सारी चीज़ें आ तो रही हैं। अच्छा, ये अभी आपने कहा कि जैसे रिश्तों में हमने
ट्रस्ट, लैक ऑफ ट्रस्ट है कि ट्रस्ट नहीं कर रहे हम एक दूसरे के ऊपर, और ये सब जगह दिखाई दे रहा है बिल्कुल कि बहन भाइयों में एक अजीब किस्म का कंपटीशन है और कंपैरिजन किया जा रहा है, और जो बेचारा थोड़ा सा भी उस रेस में पीछे है वो ऐसे लगता है कि बहुत ही ज्यादा पीछे रह जाएगा। तो मुझे ये बताएं कि एक यूनिट है घर, बिल्कुल, और स्टार्ट घर वहीं के से होता अंदर है, से स्टार्ट होता है। स्टार्ट वहीं तो से। और घर में अगर आप देखें तो फिर अब कुछ लोग शायद इस बात से इत्तेफाक ना करें या जैसे भी है, घर के यूनिट में मियाँ बीवी डेफिनेटली हस्बैंड वाइफ का रोल है। अब हस्बैंड का यूजुअली जो हमारी सोसाइटी में एक है कि उसने कमाने के लिए निकल जाना है। आजकल बहुत सी मदर्स भी कमा रही हैं, जाहिर बात है कि वो भी वर्किंग वुमेन है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि नेचर की तरफ से, कुदरत की तरफ से, कुछ लोग अभी कल परसों की बात हो रही थी तो कह रहे थे जी बाहर मर्द भी काम करता है तो वो ये करता है, औरत यूं करती है वो करती है, जबकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को डिफरेंट सलाहियतें देके पैदा किए, एक दूसरे से बढ़ के सलाहियतें दी हैं, किसी में कम नहीं है बल्कि ज्यादा ही है। ये भी नहीं कहा कि मुकाबलेबाजी पे उतर है, मुकाबलाबाजी, ये आपने जो बात की, थैंक्स गॉड आप इस बात पे आपने यही बात की। मुकाबलेबाजी मैं ये समझती हूँ पर्सनली कि मर्द और औरत में मुकाबला हो ही नहीं सकता। मर्द और औरत को डिफरेंट नेचर पे और डिफरेंट सलाहियतें देके पैदा किया है, और उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पहचानना चाहिए, बजाय कि वो एक दूसरे से जो आजकल वो हो गए हैं ना कि तुम करो, हमारे रिश्तों में मुकाबले आ गए ना जी। अब जहाँ रिश्तों में मुकाबले आएंगे तो वो एक अनहेल्दी एटमॉस्फेयर तो क्रिएट हो होगा। और अब मैं ये कहना ये चाह रही थी कि घर में मर्द जो है वो यूजुअली तो यही है कि वो बाहर चला जाएगा, कमाएगा और शाम को आएगा, और फिर अब अगर वो मैरिड है तो उसके पेरेंट्स भी हैं, बहन भाई भी हैं, जाहिर बात है कुछ ना कुछ उस साइड पे भी उसकी वो है। तो जो औरत है बीइंग अ मदर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, चाहे वो कुछ भी करती हो, वो वर्किंग हो ना हो, नॉन कुछ भी वर्किंग की हो, भी उतनी ही जिम्मेदारी है। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स चिल्ड्रन बहुत ज्यादा है, जो मुझे इस वक्त लैक करती हुई नजर आ रही है कि उस वजह से प्रॉब्लम्स, एक औरत जो है ना वो घर को चाहे वो किसी भी लेवल से रखती हो, वो बैलेंस मेरा ख्याल है कि कर सकती है। आप क्या सजेस्ट करेंगी एक औरत को, एक मदर को, कि वो कैसे इसमें पॉजिटिव रोल प्ले करे? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एज अ साइकोलॉजिस्ट जो मैं हर जगह कहती हूँ, प्रोपेगेट भी करती हूँ, रिक्वेस्ट भी कर देती हूँ कि बतौर माँ जी या बतौर टीचर भी, बिकॉज दोनों का ही कंस्ट्रक्टिव रोल है, उतना ही माशाल्लाह कंस्ट्रक्टिव रोल है। कुछ टाइम स्पेंड करें और अपने बच्चे को सुने, सुनाता है सारा वक्त आप उसको सुनाते हैं बच्चे को, कुछ लम्हात उसको बैठ जाइए और सिर्फ उसकी सुने। अगर आप शायद उसकी सुने तो वो आपकी तरफ आएगा, वो आपकी तरफ रीच करेगा, दाएं बाएं गलत रास्तों में नहीं जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप थोड़ा सा टाइम निकालें बच्चे के लिए। अब टाइम ये नहीं है कि जी आप कमरे में हैं उसको फ़ोन पकड़ा दिया, ये टाइम नहीं है। सब चीज़ें छोड़ के आप उसके साथ बैठें, उसके साथ कुछ इन्जॉय करें, उसके साथ उसके लेवल पे जाके बात करें। अगर वो उसको फॉर सम टाइम उसको जजमेंट ना करें, उसको ताने ना दें, उसके साथ बैठें और जो उसका लेट हिम टॉक और हर हिज और हर हार्ट आउट, ठीक है। ये आपका बॉन्ड स्ट्रेंथन करेगा, बच्चों को ट्रस्ट डेवलप होगा टुवर्ड्स माँ बाप। देखिए ये सारा कुछ बच्चे ट्रस्ट और मिसट्रस्ट कहाँ से सीखते हैं? पहले घर है फिर स्कूल है। तो अगर घर से वो आप इतना स्ट्रांग उसको अगर फैमिली की वो वैल्यूज़ और वो प्यार और स्टैंडिंग देंगे तो वो बच्चा वही चीज़ आगे जाके वही चीज़ फैलाएगा ना। तो यहाँ पर मैं आई थिंक द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विद मदर्स नीड टू डू कि थोड़ा सा बच्चे के लिए, भाई बच्चे के लिए टाइम निकालें। ये कह देना जी मैं उसको खाना पका के देती हूँ, मैं उसको तैयार करती हूँ, मैं उसको स्कूल छोड़ के आती हूँ, मैं उसको स्कूल पिक करके आती हूँ, ये तो मैकेनिकल काम कर रही है ना। इमोशनल लेवल पे उसको कहाँ टच कर रही हैं आप? कितनी दफ़ा आपको पता है कि आपके बच्चे को आपको ज़रूरत थी और आप वहाँ थी? हमारी सोसाइटी में कोई पेरेंटिंग का, उन लोगों की शादी हो जाती है, उनके हमारे बच्चे हो यहाँ जाते तो देखिए हैं, इतनी तंग नजरी है कि अगर हम थोड़ी सी एज साइकोलॉजिस्ट बात भी करना शुरू करें पेरेंटिंग के तो वो कहते हैं कि आप हमें सिखाएंगे बच्चे कैसे पालने, बिकॉज दे थिंक दे आर राइट। दे माइट बी राइट बट दैट राइट इज़ नॉट वर्किंग राइट विद द चाइल्ड। आपको मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी कि आपके आगे अगली जनरेशन है ये। फिर आप अगले जिस 15, 16, 17, 18 साल का वो बच्चा हो जाता है, देन ही हैज़ और शी हैज़ ऑड बिहेवियर्स, फिर आप आ जाते हैं, फिर आप परेशान हो जाते हैं और उस वक्त ठीक करना बहुत मुश्किल काम। ऑब्वियस सी बात है, बच्चे की इतनी कंप्लेंट्स हैं, उसको हम कैसे जुटलाएं, कैसे वो जगह को, खाली जगह को हम पुर करें, कहाँ से उसके वो साल लेके आए जो आपने स्किप कर दिए। अच्छा, ये एक मैंने, क्योंकि मैं जाहिर बात है कि इंटरेक्ट
इंटरेक्शन है बहुत सारे लोगों से, जी। तो जो बच्चों की कंप्लेंट्स सुनने में आती हैं वो यूजुअली ये है कि वो ये भी वाली बात है कि एक तो मदर्स खास तौर पे जो घर में हर वक्त बच्चों के साथ होती हैं ट्रस्ट नहीं करती, कोई Trust नहीं काम करती। किसी दूसरे बच्चे ने गलत किया है उनको लगता है इस मुझे एक बच्चा अभी उस दिन कह रहा था कि जी मैं नहीं करता, मेरा दूसरा भाई करता है और उसको पोज करना आता है, तो मेरी मदर हमेशा समझती है कि मैंने किया। देखिए बात ये है ना कि अपार्ट फ्रॉम दिस बच्चे को इतनी फीलिंग ही नहीं है कि मैं अपनी माँ के साथ दिल खोल के बात कर लूँ, वो आउटसाइड सोर्सेज ढूंढते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो अब ये सोचने का मकाम किसका है? आप मतलब बच्चा बाहर क्यों बात कर रहा है, आप क्यों नहीं है उसकी ज़िंदगी में? बिल्कुल। आप उसके जो भी अच्छा किया बुरा किया, बच्चा गलती कर रहा है, सीखेगा कहाँ से? हमसे ही सीखेगा ना। तो बच्चे इतने बुरे नहीं होते बट उनको बना दिया जाता है। बच्चा, मैं तो समझती हूँ बच्चा बुरा हो ही नहीं सकता। वो हम बनाते हैं, हम सोसाइटी एज अ शेप करते हैं, चाहे वो स्कूल है, टीचर है, पेरेंट्स हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स हैं, पेयर ग्रुप है, ये सारी उस फैक्टर्स हैं जो उसकी पर्सनालिटी शेपिंग में आते हैं। बिल्कुल। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो आपका फर्स्ट सोशलाइजेशन एजेंट आपका घर है। तो वहाँ पर ये फिजिकल प्रेजेंस जो है बट आप साइकोलॉजिकली प्रेजेंट रहें उसके लिए। बिल्कुल ऐसे ही। और ये जो एक ताने देने वाली एक सिचुएशन है, मुझे लगता है कि जो बचपन में हार्ड वर्ड्स सुनने को बच्चों को मिलते हैं, बहुत से बच्चों को, वो बच्चों के लिए पूरी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा डिमोटिवेटर बन जाता है, डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। वो उनके लिए वो फिर वो अच्छा एक्सपेक्ट ही नहीं करते। और मुझे इतना अफसोस होता है कि कॉलेज और बड़े बच्चों के दे हैव सच अ पुअर सेल्फ एस्टीम, उनको यकीन ही नहीं है कि वो अच्छा कुछ कर सकते हैं। आज मैं यूनिवर्सिटी में थोड़ा हमारा जल्दी हम फारिग हो गए तो मैं उनके साथ बैठ गई, क्योंकि मैं नशिस्त लगाती हूँ अपनी क्लास के आखिरी जो 20-25 मिनट होते हैं, मैं किताबें बंद करती हूँ, कहते हैं आओ हम कुछ अच्छी बात, मैं करूँ कुछ आप करें, हम सीखें एक दूसरे से। तो मैं वही बात उनसे कह रही थी, कहते मैम हमने इतना बुरा सुन लिया अपने बारे में। अब मैंने कहा बेटा चलो, लेकिन हम ट्राई करना तो नहीं छोड़ सकते ना। लेकिन आप देखिए ना, बच्चा आखिर कब तक अकेला तनहा, आप उनके साथ तो हो ना। आप अच्छे सर्विस प्रोवाइडर हैं पेरेंट्स के, पैसे दे दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, बट बच्चे को ये नहीं चाहिए, और भी चाहिए कुछ। अब मैंने बाज़ जगह देखा, बहुत दफ़ा मैंने ये सुना कि जैसे लोगों के, मतलब ये तो एक नेचुरल बात है, लोगों की शादी होती है, बच्चे हो जाते हैं, जितना भी नंबर ऑफ उनके बच्चे हों, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो अभी हम लोगों में कुछ फ्रेंड्स में ये बात हो रही थी कि कुछ मदर्स ऐसी बातें करती हैं कि जी ये अनप्लैन्ड बच्चा है और ये ऐसे ही हो गया, हमने तो सोचा ही नहीं था। ये बच्चे के सामने अगर आप बात करेंगे तो उसका साइकोलॉजिकल वेलबींग तो सारा आपने तबाह कर दिया ना। और वो आप उसको बार बार अनप्लैन्ड कह रहे हैं, आप उसको फालतू कह रहे हैं, आप उसको एक्स्ट्रा कह रहे हैं। ना बात तो यही होती है कि एक मदर का जो मेंटल वेलबींग है ना, एक पूरी जनरेशन के वेलबींग को डिटरमिन करता है। और बाकी बच्चे भी फिर उसको फालतू ही समझेंगे, जो बाकी के सिबलिंग्स हैं। इसी बात है, जो वो घर में सुन रहे हैं, देख रहे हैं बच्चे, तो वो मॉडल तो वही करेगा। और ऐसे बच्चों में भी मैंने देखा कि वो बाद में कई बात कहते हैं, अगर वो बच्चा सक्सेसफुल, यकीनन जब ये सुन के बड़ा होगा तो क्या सक्सेसफुल होगा, तो कहते हैं जी ये हमें शुरू से पसंद नहीं है। अब जब पेरेंट्स जिस बच्चे को पसंद नहीं कर रहे, उसको सिबलिंग्स, तो आप ये देखिए अब वो बच्चा कहाँ स्टैंड करेगा? आप ये देखिए ना कि फिर उस बच्चे से ये एक्सपेक्ट करना कि उसका कुछ सेल्फ एस्टीम डेवलप होगा, उसका कोई कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा, नामुमकिन है। सो पहली चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है आप मसरूफ़ हैं, जो मर्जी आपकी लाइफ है, आप वर्किंग हैं, नॉन वर्किंग है, बट टू स्पेंड अ लिटिल बिट ऑफ टाइम विद देम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये शुरू से आदत रखें। और दूसरे कंपैरिजन जो एक वो तो मेरे ख्याल से कोई वर्स आप दुनिया की चीज़, बच्चे की पर्सनालिटी को डिफॉर्म करने के लिए कि ये ऐसा, फलाने का बच्चा ऐसा, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ रॉन्ग। तो ये जो पेरेंट्स इतने नंबर आए, उसके इतने नंबर आए, अपने बच्चों के दरमियान में क्योंकि वो खुद इतने एम्बिशियस माँ बाप थे ना, वो खुद तो अचीव नहीं कर सके ज़िंदगी में। और फिर वो एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं आपको बता रही हूँ ना कि वो खुद तो इतना अचीव नहीं कर सके, दे देमसेल्फ मीडियोकर्स, तो वो इतना बच्चे को प्रेशर कर देते हैं। या फिर वो बहुत ही हाई अचीवर रहे हैं ज़िंदगी में, अब उनका सेल्फ एस्टीम हिट होता है कि भाई मेरा बच्चा एक मीडियोकर है। दोनों सिचुएशंस है ना, वो एंड में पिस्ता बच्चा ही है, इधर वेज बच्चा पिस्ता है। देखिए अब आजकल ग्लोबल कंसर्न हुआ भाई, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, पाकिस्तान में तो चूंकि नोटिस ही नहीं होता और कोई उसके बारे में सोचता नहीं है। अब ग्लोबल कंसर्न, टीनेज और ऑनवर्ड जो ये ड्रग अब्यूज़ का कंसर्न हो रहा है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, और बहुत से बच्चों के अनफॉर्चुनेटली डेथ्स भी ऐसे हो गई हैं। अब मुझे बताएं कि जब एक बच्चा ड्रग्स पे आ रहा है, उसके रवैये में वाज़े तौर पर तब्दीली आ जाती है। अब घर में रहते हुए वो नोटिस क्यों नहीं हो रहा? एग्जैक्टली। मतलब आप बतौर माँ तो जैसे देखे ना, माँ परेशान होगी तो बच्चा चेहरे से पहचान देता है, क्या हुआ माँ, क्या हुआ मामा, इज एवरीथिंग ओके।
बट जब बच्चा किसी ऐसी चीज़ में है या उसका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो वो फिर आपको नज़र क्यों नहीं आ रहा? मुझे तो ये समझ ही नहीं आता कहाँ पर है माँ बाप। चले बाप का रोल वो टिपिकल स्टीरियोटिपिकल है कि जी कमाना ये वो शायद चले, लेकिन वेयर इज़ द मदर? वो क्यों नहीं जब अगर एक बच्चा यंगर एज में डिप्रेस्ड हो गया है, क्यों नहीं आपको उसके रवैये में बदलाव नज़र आ रहा? क्यों नहीं आप उसको कोई हेल्प देने की कोशिश कर रही? सडनली वो सब छोड़ छाड़ के कमरे में बंद हो गया है, आप कहते चलो अच्छा नहीं निकलता, भाई आप उससे पूछे तो सही क्या हो रहा है। और कोई भी आपने उसकी बॉडी लैंग्वेज तो चेंज आप होगी मदर यकीनन। इंस्टिंक्चुअली बिल्कुल होती है, बिल्कुल इंडिकेटर्स होते हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल इंडिकेटर्स होते हैं। फिर वही बात आ जाती है कि जब खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ़ करे तो बस अखबार को बड़ा हादसा हो जाता है तो फिर हमें वेकअप कॉल आ जाती है कि जी ओ ये क्या हो गया। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जैसे ये सेक्सुअली बच्चे आजकल सेक्सुअल अब्यूज harass इतना हो रहे हैं, ज़्यादा है, abuse इतना ज्यादा है। और आप बिलीव करें सारा कि मैं इतने साल से बहुत लोगों के राज बच्चों के मेरे सीने में दफन है, बिल्कुल लेकिन ओवरऑल एक मैं जेनेरिक बात बता रही हूँ कि मोस्टली ये जॉइंट फैमिलीज में हो रहा है। अच्छा, अब वो बच्चा या बच्ची जो है, स्पेशली बच्चियाँ, उनके पास ये भी कॉन्फिडेंस नहीं कि हम अपनी माँ को बात कर बता दें, क्योंकि उनको पता है कि हमारी माँ कहेगी कि तुम गलत हो, या चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, ये एम्बैरेसिंग है, तुम्हारी वजह से लड़ाई पड़ जाएगी, तुम ये ना करो। बच्चा चुप, अच्छा अब बच्चा चुप हो गया, माँ समझती भाई चुप हो गया, अब वो सारा वक्त उसको रिलीव कर रहा है, बिल्कुल, और उसकी टोटल पर्सनालिटी ख़राब हो गई। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जिसको हम बोलते हैं। जब भी हमारे पास ऐसी मदर्स आ रही हैं फिर जिनके बारे में घर में तो पहले भी मुझे कैरियर काउंसलर्स ऐसी मिली हैं जिन्होंने मुझे ये बातें बताई कि बच्चियां हमें ऐसी बातें बताती हैं जो उनकी मदर्स को नहीं पता। हो मैं मतलब आई पर्सनली बिलीव हाँ। 99% मदर्स को वो नहीं पता जो मुझे नहीं पता है पता उनकी जो औलाद के उनको बारे पता है, तो वो उनके जो में। बच्चियों कहीं ना कहीं बच्चा वो चेहरा ढूंढ रहा है ना। बिल्कुल, मैं तो नहीं उनको कहती मेरे पास आ जाओ, मैं तो देखिए यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना। इस 24 साल 25 साल की जर्नी में मुझे एक दिन अपनी ज़िंदगी का याद नहीं है कि मैं क्लास से निकली हूँ और 5 मिनट में मैं ड्राइव करती हुई घर से वो निकल जाऊँ यूनिवर्सिटी से। मैं कार पार्क में मुझे कोई ना कोई आते हुए रास्ता वो 5 मिनट का जो था वो 1 घंटे में ख़त्म होता है कि कोई ना कोई बच्चा पकड़ लेता है, मैम आपसे बात करनी है। आखिर वो चेहरा कहीं ढूंढ रहे हैं ना, बिल्कुल ढूंढ रहे हैं। तो वो माँ का क्यों नहीं हो सकता? जब भी तो आप देखें ना आजकल ये फ्रेंडशिप्स और ये चीजें बहुत बढ़ रही हैं और उसमें क्योंकि उनको कोई गाइडेंस नहीं है तो फिर वो ये गलत साइड पे भी चली जाती है, क्योंकि उसमें भी कोई सुपरवाइज नहीं कर रहा। बात है कि हम ब्लेम तो उनको कर रहे हैं। हाँ, अब ब्लेम तो करें, आप उनके पास बैठे हैं, बस उस भाई आप 10 मिनट सुन लिया करें इसकी बात, उसके दिल की बात सुन लिया करें, शेयरिंग की आदत डालें, उससे पूछा करें क्या हुआ, उसकी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, उसको बताएं कि अच्छा ये हुआ, आज मैंने ये किया, तुम बताओ क्या किया। तो इस तरह से आपका एक बॉन्ड स्ट्रांग होता है, बिल्कुल, और वो बच्चे के अंदर वो इमोशनल वैक्यूम नहीं डेवलप होता, बिल्कुल, विच इज़ वेरी और इंपॉर्टेंट। अभी वो स्टार्ट हो कोई भी एक्टिविटी, कोई बैड एक्टिविटी, कोई रॉन्ग एक्टिविटी, तो वहीं से आप उसको पकड़ सकते हैं। हाँ, अगर आप सुन रहे उसको हैं बार बार रीइंफोर्स ना करें कि तुमसे गलती हो गई, अब नहीं हम करेंगे, बिल्कुल, ठीक है ना, अब नहीं हम करेंगे, ये हो गया, सबसे होती है, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग, बट वी आर नॉट गोइंग टू बी रिपीटिंग इट अगेन। सो देखिए, एक हम लोग अक्सर सर्विस वगैरह और रिसर्चेस में ये बात सामने आई कि हम हर वक्त बच्चे को बताते हैं ये गलत, वो बुरा, ये गंदा, ये नहीं। अब हम इसको अगर कम करके एक दिन में कोई 50-60 दफ़ा बच्चे को बताएं ये अच्छी बात है, ऐसे करते हैं, इसको अच्छा बताएं उसको, बिल्कुल, उसके अंदर ड्रिल करें पॉजिटिविटी। बिल्कुल। अब बच्चा घर में नेगेटिव, बाहर नेगेटिव, मीडिया नेगेटिव, हर चीज़ नेगेटिव है, तो वो कैसे पॉजिटिव होगा? पॉजिटिव सोचेगा कैसे और पॉजिटिव चलेगा कैसे? अच्छा, ये बात रिसर्च में कंफर्म्ड है और ग्लोबल है, नॉट पाकिस्तान में, ग्लोबल ह्यूमन नेचर की बात कर रही हूँ, दैट वी आर मोर रिस्पॉन्सिव टू बैड और नेगेटिव। एग्जैक्टली। Why so? That because we are more exposed to negative more than the good. हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ जो बैड है बड़ा वेल डेवलप्ड है। अब मैं आपसे गुड की डेफिनेशन पूछूं तो अच्छा मेरा ख्याल है ये लेकिन जब आप बैड का बताएंगे आप ऐसे बताएंगे फ्लो। दुनिया के सारे तमाम ममालिक में पॉजिटिव साइकोलॉजी की इतनी ग्रोथ, इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है और उसको वो इतना एक्सटेंसिवली यूज़ करें और वो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि और बहुत से लोग उस पर काम कर रहे हैं क्योंकि ये पॉजिटिविटी फैल रही है। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक आपकी थॉट जो है वो आपका सारा साइकोलॉजिकल तो है सो है, लेकिन आपका पूरा मेंटल फिजिकल वेलबींग आपको एक थॉट का पे डिपेंड करता है। मैं एक दिन एक वहाँ आर्टिकल पढ़ रही थी कि अगर आप किसी इंसान को कहना शुरू कर देना आप बीमार लग रहे हैं, आप बीमार हैं, ऐसे ही कहना शुरू कर दें, वो बीमार हो जाएगा, शाम तक हो जाएगा, वो हो जाएगा, शाम तक हो जाएगा। सोचे आप अगर किसी बीमार आदमी को कहें आप बड़े फ्रेश लग रहे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं, आप ऐसे सोचें भी ऐसे ही फ्रेश है, उसको फ्लावर्स दें, उसको केयर करें, जैसे हमारे तो दीन में भी ये बातें बताई गई, तो वो अपने आप को फ्रेश फील करेगा और शायद वो ठीक ही हो जाए। इस चीज की कमी भाई है। आप देखिए आजकल तो मतलब बच्चे या बच्चियां या बड़े भी एक दूसरे को ग्रीट नहीं करते, सलाम नहीं करते।
अब आप ये देखें ना, ये एक छोटी सी ये एक पॉजिटिव जेस्चर है ना कि आप बिल्कुल। वो मैं पास से गुजरे जो भी हैं, मैं नहीं जानती वाला, लेकिन एक पॉजिटिविटी फैलाने का एक स्टेप तो है ना कि आप ग्रीट करते हैं किसी को स्माइल से। चलें स्माइल बड़ा मुश्किल काम लगता है, लेकिन एटलीस्ट आप सलाम कर सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं होता। अच्छा, आप मुझे एक ये रिसर्च है और बड़ी ज़बरदस्त थी, उसमें वो न्यूरोबायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बात की है कि आपकी एक थॉट जो है दैट एक्चुअली change 30 trillion cells in your body एग्जैक्ट and your DNA compositions. And who has this thought? You. How powerful Allah Ta'ala has made you. अल्लाह ताला देखिए ना, क्योंकि ना हम पॉजिटिव हैं, ना हमारे में शुक्र है, ग्रैटिट्यूड तो है ही नहीं। बिल्कुल। तो ग्रैटिट्यूड आप करें, आपके अंदर इत्मीनान आना शुरू होगा। बच्चों को ग्रैटिट्यूड सिखाएं, क्रिब 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 सारा दिन, और वही ट्रांसफर होगा ना फिर जो आप। बिल्कुल। अच्छा, ये अभी मैं देख रही हूँ कि जैसे बाहर तो हम सुनते थे, तो शायद मुझे कभी लगता था, इस बारे में इतना मैंने वो नहीं देखा कि सुसाइड बच्चे करते थे पहले। अच्छा, अब यहाँ भी बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है। अभी एक यंग बच्ची ने किसी जगह की थी सुसाइड, तो मुझे बहुत अजीब लगा कि ऐसा क्यों हुआ। और पढ़े लिखे बच्चे, अच्छे खासे घरों के उससे बच्चे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या आप समझती हैं कि ये क्या रीजन है? देखें, बच्चा जो है जब एक साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में है, तो वो थोड़े थोड़े अपने बिहेवियर से साइंस दे रहा होता है, ठीक है। सुसाइड जो है बड़ा एक्सट्रीम डिप्रेशन का एक रिजल्टेंट है कि लास्ट में आपको सुसाइडल आइडिएशन ख्यालात आते हैं एंड देन यू कमिट सुसाइड, राइट। लेकिन उससे पहले का सफ़र में बच्चा जो है या कोई भी इंसान है, वो बहुत से अपनी बॉडी लैंग्वेज और वैसे फिजिकल अपने बिहेवियर से बहुत से साइंस दे रहा होता है। बिल्कुल दे रहा होता है। जैसे इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, खाना पीना एरेटिक हो गया, स्लीप डिस्टर्ब हो गई, बहुत अनयूजुअली इमोशनल हो गया, बिला वजह का रोना हो गया, बाहर आना जाना छोड़ दिया, लोगों में इंटरेस्ट छोड़ दिया। अब इतने तो वाज़े साइन है। मुझे तो लगता है फैमिली ज्यादा ज़हनी मरीज है जो देख नहीं पा रही कि ये हो रहा है। बिल्कुल, आप ठीक। एक सेकंड में उठ के कोई सुसाइड कमिट नहीं करता। ना, बिल्कुल नहीं। इट इज अ प्रोसेस। बिल्कुल। एंड देन यू एंड अप एक डिप्रेसिव, जो क्लिनिकल डिप्रेशन की हम बात करें, वो एक प्रोसेस सिम्टम्स आते हैं कुछ ड्यूरेशन के लिए, फिर आपकी लाइफ अफेक्ट होना शुरू होती है। भाई इतने अरसे में आप प्रॉम्प्टली रिएक्ट करें और उसको हेल्प दें। बिल्कुल, राइट। आप बैठे और खुदा न खास्ता बच्चा या बच्ची अल्लाह ना करे ऐसा कुछ कर लेता है उसको, बिकॉज उस वक्त उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका है। All he or she would be thinking is that I have to kill myself because I'm useless. और वो उसने इतने लंबे उस स्पैन में देख भी लिया ना कि जब वो ठीक नहीं चल रहा और उसको कोई ऑब्जर्व करके ठीक नहीं कर रहा, क्योंकि वो उसको हेल्प नहीं आ रही, उसको हेल्प नहीं आ रही ना, तो वो उसकी जो सोच जो है कि मैं यूजलेस हूँ, मैं किसी काम का नहीं, वो और रीइंफोर्स हो गई, वो और रीइंफोर्स हो गई कि देखो नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट इट बिकॉज आई एम अ यूजलेस पर्सन। डिप्रेशन बढ़ गया, तो वो और मजीद बढ़ गया। तो हम खुद इतने बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं लोगों की बीमारियों में। दैट मींस कि हमें अपने इर्द गिर्द जिस कैपेसिटी में भी हम हैं, देखें मैं तो अपनी जो जितना भी मेंटल हेल्थ मूवमेंट्स में अपने स्टूडेंट्स के साथ काम कर रही हूँ, मैं हमेशा उनको कहती हूँ आपको ऐसा अपने दाएं बाएं दिखे, फ़ौरन उसकी बात सुनो, फ़ौरन उससे अगर वो बात करना चाहता है उसको इग्नोर ना करो, उसका मजाक ना उड़ाओ, उसका तमाशा ना बनाओ, उसकी बात सुनो बेटा। बिल्कुल ठीक है। हम थोड़ा सा उसको हेल्प कर सकते हैं, जहाँ जहाँ उसको हेल्प है हम हैं करने के लिए। तो ये इस तरह अगर हम थोड़ा थोड़ा स्प्रेड करेंगे तो आई थिंक इट्स गोना मेक डिफरेंस इंशाल्लाह। अच्छा, एक ये हो गया, एक हमारी सोसाइटी में शादी जो है एक खुशी का मौका था एक ज़माने में, और एक कॉन्ट्रैक्ट है बेशक, लेकिन एक दीनी फरीज़ा भी है और एक खुशी का बड़ा मौका था कि शादी हो रही है जी, बड़ी खुशी की बात है। अब मैं देख रही हूँ कि इसमें भी स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, इसलिए बाज़ बच्चे बच्चियाँ इससे भाग रहे हैं और बाज़ बच्चे बच्चियाँ जो जल्दी में शादी करते हैं वो एंड अप विद डिवोर्स। और क्योंकि बात यह है जिनकी डिवोर्स हो रही है वहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही जो हमने शुरू में बात की थी कि टॉलरेंस की कमी है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हम जो पहले वाला आपके पोर्शन है बात का जिसमें हम आपने कहा कि शादियों में नाखुशी का एलिमेंट ज़्यादा है, क्योंकि शादी भी एक कंपटीशन बन गया है, ठीक है। अब वो जो करवा रहे हैं बच्ची वाले हैं बच्चे वाले हैं, उनके लिए तो एक स्ट्रेसफुल सिनेरियो कि ये ना हो जाए, इसमें कमी ना हो जाए, ये चीज़ वहाँ की, इतनी हमारी रैट रेस बन गई है। तो वो जो एक इंजॉयमेंट है वो एक हमारे लिए अजाब बना हुआ है। बिल्कुल। और जिनकी शादी हो रही है वो इन्वॉल्व ही नहीं है, उनका पता ही नहीं है कि वही मैं आपको बता रही हूँ ना कि अब अगर बाय फोर्स शादी है कि जी एक फैमिली की दूसरी फैमिली के साथ शादी है, तो जाहिर है वो ना बच्चे की पसंद है ना बच्ची की पसंद है, तो वो भी कि उनको खौफ तो है। बिल्कुल। अब जो डिवोर्सेस जो हो रही हैं उसका ये सबसे बड़ी बात ये है कि मिसमैच हो रहा है।
दूसरी बात ये है कि एक वैसी थोड़ी सी इन्फैचुएशन हो गई टेम्पररी, तो समझे कि जी वी नो ईच अदर, चलो लेट्स गेट मैरिड, एंड देन यू रियलाइज इम्पल्सिव डिसीजंस की वजह से ये हो रहा है। फिर हमारा टॉलरेंस लेवल तो बर्दाश्त तो है ही नहीं, पेशेंस तो है ही नहीं। हम किसी को पूरी गुफ्तगू नहीं करने देते तो लाइफ में बर्दाश्त क्या करेंगे। और अगेन बात आप वाली आ गई ना कि सपोर्ट नहीं है, कि एक बच्ची आपके घर में ब्याह के आई है, अब उसको आपका पता ही नहीं है आप कैसे और हैं, हम उसे क्या एक्सपेक्ट करें कि अगले दिन वो अगर 20, 22, 23, 24 साल की बच्ची जिसकी 22, 23, 24 साल की हैबिट्स हैं, वो सिर्फ चंद घंटों में बदल के वो एक नया पुतला बन के आपके सामने आ जाए और आपको खुश कर दे, जिसको आपका पता ही नहीं है कि लेकिन आप एक कैसे दूसरी हैं। और बात मैं चाहूँगी कि माओं को बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चियों को, और ऑल थैंक्स टू मीडिया जिसने तबाही फेर छोड़ी है, ये रिश्तों को जो है ना एक कोई जहाद और जंग ना बनाएं, और ससुराल जो है कोई बैटल फील्ड नहीं है कि वहाँ पर कोई ये खौफनाक रिश्ते आपकी लिए खड़े हैं जो नंद की सूरत में, सास की सूरत में। ये रॉन्ग फीडिंग मत करें, गिव देम, उनको खुशी से, दुआ से, एक पॉजिटिव माइंडसेट से करें। देखिए रिश्ते बनाने में टाइम लगता है, बिल्कुल तोड़ने में तो 1 सेकंड की बात है, बिल्कुल। लेकिन आपको टाइम लगता है। और जाहिर है कि ये दूसरा पार्ट जो है वो लड़के वालों को भी प्ले करना चाहिए, दोनों की तरफ रेसिप्रोकल है बेसिकली। और रिश्ते बनाने में ही इत्मीनान और सुकून उसी में है, तोड़ देने में देखिए इत्मीनान और थोड़ा सुकून टफ नहीं टाइम है। होता है, लेकिन एक दफ़ा समझने में, बूझने में, क्लैशेस में, लेकिन थोड़ा सा इमोशनल इंटेलिजेंस से। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम सब इंसानों को सीखनी है कि हम हर बात पे रिएक्ट करते हैं, बिल्कुल उससे कोई फ़ायदा नहीं, उससे हमारा नुकसान है। हमें जो करना चाहिए, हम रिस्पॉन्स करना चाहिए, हमें रिस्पॉन्स देना चाहिए कि समझें अगले की बात, फिर आप अपनी बात करें। सो ये आई थिंक ये चीज़ें थोड़ी सी वही बात पे घूम के है कि अगर ऐसी ट्रेनिंग हो लड़कों की भी, और माएँ लड़कियों को भी ट्रेनिंग ऐसे करें। लेकिन वो भी तक नजर नहीं आ रहा। आज भी मेरी किसी से बात हो रही पहले थी, तो पेरेंट्स ढूंढे ना, वो कहाँ नज़र आ रहे हैं आपको? पेरेंट्स की बात कर रही नहीं, पेरेंट्स नज़र हैं कहीं बच्चों में, वही वही बात नहीं ना। है, वो गायबाना तौर पे अब तो मुझे हैं। ये बताएं कि शादी में भी, जहां तक हम शादी, क्योंकि एक सोसाइटी का मेन एक रोल बिल्कुल, और है कि मजहबी उससे मजहबी सोसाइटी बिल्कुल बननी है बिल्कुल आपकी, मजहबी फरीज़ा भी उससे है। नए आपकी जनरेशन आनी है, इसलिए मैं शादी पे इतना फोकस कर रही हूँ। देखिए मैं तो लड़की और लड़के की बात ही नहीं कर रही, दो लोग चाहे वो फ्रेंडशिप से शादी हुई हो या अरेंज हुई हो, जैसे भी हुई हो, वो फर्स्ट टाइम एक दूसरे के क्लोज आए हैं, अभी तो वो एक दूसरे को नहीं समझते, ना समझ पा रहे हैं, ना समझते हैं। और उधर से आपने जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अपनी शुरू कर दी कि यूं नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो मुझे लगता है कि उस वक्त उन दोनों बेचारों को, दोनों को बहुत सपोर्ट की जरूरत होती है, इमोशनल भी और हर तरह की अगर वो सपोर्ट अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स तो चूंकि दे नहीं रहे, वो तो प्रॉब्लम क्रिएटर्स हैं, तो फिर उसमें दे आई थिंक दे शुड गो फॉर काउंसलिंग, बिल्कुल ऐसे मैरिटल इसकी आदत होनी चाहिए मैरिटल लोगों काउंसलिंग। और इसमें कोई बुराई को, नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं, कोई इसमें स्टिग्मास लगाने की ज़रूरत नहीं है। यही हम लोगों का जो प्लेटफॉर्म, मेरा भी और मेरी दोस्त है उनका, यही हमने बनाया कि भाई ये स्टिग्मा नहीं है। बिल्कुल ऐसे आपका उस किसी थेरेपिस्ट से या काउंसलर से बात करना, मैं तो कहती हूँ कि जो आता है वो बहुत बहादुर है। आधी प्रॉब्लम तो ठीक हो गई उसकी पहले ही, जब वो उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसने स्टेप ले लिया दैट आई नीड टू जस्ट गेट दिस थिंग आउट ऑफ माई वे। आई थिंक 50% ही इज फाइन, नाउ 50% प्रोफेशनली हम उसको कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही। मैं आपकी बात से बिल्कुल मैं इत्तेफाक करती हूँ कि किसी भी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना आधी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बराबर है, जो कि लेकिन हमारी सोसाइटी में हमारे बहुत से अनफॉर्चुनेटली अब तक हालात बेहतर हो गए हैं। अभी भी बहुत से पेरेंट्स मैंने देखे हैं जो इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि अगर बच्चे में कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, ऑटिस्टिक है, ADHD है, उनको इतना टाइम लग जाता है, वो एक्सेप्टेंस में नहीं होते। वो ये रियलाइज़ नहीं करते कि जितनी जल्दी वो एक्सेप्ट करके बच्चे का डायग्नोस्टिक करके उसका स्पेशल नीड्स को हम देखना शुरू करेंगे, उतना ही बेहतर हो जाएगा वो बच्चा, बेहतर हो जाएगा। सो ये हमारे यहाँ रवैयों में मसले तो बहुत हैं, बहुत मसले हैं, बहुत ही मसले हैं। जैसे आज कहीं डिस्कशन थी तो यही कंक्लूजन था कि डिवोर्स रेट हाई होने की रीज़न शायद रिश्तों में कम्युनिकेशन गैप है, और दूसरा ये है कि जैसे सारा मुझे तो रिश्ते नहीं नज़र आते, आप कौन सी कम्युनिकेशंस की बात कर रही हैं? मुझे तो रिश्ते होंगे तो कम्युनिकेशंस होंगी। दो अफराद कमरे में बैठे फ़ोन पे हैं, कहने को वो मियाँ बीवी हैं या बाप बेटा हैं, कहाँ रिश्ते कहाँ हैं? और इस वजह से रिश्ते टूट रहे हैं। और बस अब बच्चों की माँ बाप से क्या बात, हाँ भाई मार्क्स कितने आए, बाबा मामा ये चाहिए, दैट्स इट। तो इज़ दिस अ रिलेशनशिप? नो। आप क्या
सजेस्ट करेंगी कि किस तरह से इस चीज को हम, एक तो फोन इसकी बहुत बड़ी रीजन है और ये चीजें इसको नहीं, मैं आप समझती देखिए हूँ, लेकिन कैसे इसको हम बेहतर कैसे कर सकते देखिए, हमें एज एन एडल्ट अपनी बिहेवियर मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। बच्चे को भी ब्लेम मत डालें आप। भाई अब बच्चा क्या सीख रहा है, अगर आप उसको कहिए बेटा फोन ना इस्तेमाल करो, आप खुद करिए, हैं? एग्जैक्टली, तो बच्चा जो आप देखेगा नहीं वो तो आप तो सीखेगा। बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी मैसेज दे रही है ना बच्चे को कि आर यू सेइंग समथिंग एंड डूइंग समथिंग डिफरेंट। सो फॉर सम टाइम बी अ पर्सन के इन द सेंस कि जो आप कह रही हैं वो आप करें भी। बिल्कुल ऐसे। सो आपको ये थोड़ा सा लिमिट सेट करनी पड़ेगी, और सबसे पहले वो लिमिट्स आप अपने अंदर सेट करें, फिर उसके बाद बच्चे पे इम्प्लीमेंट करें कि भाई 10 बजे के बाद फ़ोन नहीं। अगर बच्चा 10 बजे के बाद आपको फ़ोन यूज़ करता हुआ देख रहा है तो कहेगा ये तो झूठ बोलती हैं, खुद भी यूज़ कर रही है, तो वो इसका मतलब आपसे झूठ बोलना भी सीख जाएगा बिल्कुल ऐसे। कि मामा ने तो कहा था कि 10 बजे फ़ोन नहीं यूज़ कर, अब मामा खुद करी, इसका मतलब मामा गलत कहती, तो वो बच्चा भी वही करेगा। सो ये थोड़ा सा हमें एज अ पेरेंट देखें, हमने आगे जनरेशन्स को आगे करना है, उनके साथ टॉक करें, रिलीजियस टॉक्स करें उनके साथ, उनकी बातें सुने, उनके पर्सपेक्टिव सुने, उनको इस वजह से शट अप कॉल ना दें कि वो छोटे हैं और उनका एक्सपीरियंस नहीं है। आई थिंक दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू। एग्जैक्टली। अच्छा, आप जैसे पढ़ाती भी हैं और डील भी कर रही हैं, काउंसलिंग भी कर रही हैं, लेकिन अभी आपको पता है कि ये बहुत ज़रूरत है, बहुत वास्ट लेवल पे ये काम होने की ज़रूरत है। तो आप क्या समझती हैं कि जैसे हर स्कूल में, हर कॉलेज में और हर कम्युनिटी में साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है? बिल्कुल। तो आप किस तरह इसको देखती हैं और कैसे आप चाहती हैं कि ये कैसे एक सेटअप बन सकता है? देखिए, मैंने जो कुछ चंद स्कूल हैं देखे हैं जिनमें साइकोलॉजिस्ट हैं, अब मेरे ख्याल से काफ़ी, मेरे ख्याल गवर्नमेंट भी कुछ कह रही है, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि मैंने कुछ देखे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी, वो अपॉइंटेड भी हैं, अच्छी खासी हैंडसम सैलरी भी मिल रही है, बट वो फिर बस आई चलाई का काम कर रहे हैं, एक्चुअल काम नहीं कर रहे, एक्चुअल काम नहीं कर रहे। एक्चुअल काम नहीं कर रहे। और ज़रूरत इस चीज़ की है क्योंकि कि हमें, वाकई हाँ, कुछ एक्चुअल हो। काम ये है कि उसका काम सिर्फ ये नहीं कि बच्चे का डायग्नोसिस बैठ के करे, पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि बच्चों को हम साइको एजुकेट करें, ठीक है। अब एक बच्चा जो है जैसे 7th 8th क्लास में है, 9th क्लास में बच्चा या बच्ची है, वो बहुत सी फिजिकल और हार्मोनल चेंजेस से गुजर रहा है, उसका टेम्परामेंट चेंज हो रहा है, हाउ टू कोप विद इट, बॉडी शेमिंग है, ये सारी चीज़ों में आपको उनको काउंसलिंग करनी है। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सा काम है, तो इसमें मेरा ख्याल है कि फिर हमें टीचर्स का बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है। टीचर्स का बहुत ही रस्टिक बिहेवियर होता है हर जगह पर, वो बच्चे को पता नहीं क्या से क्या, वो कहते हैं, वो सही बात है ना, गुड टीचर कैन मेक और ब्रेक अ चाइल्ड। सो ये वाले सिलसिला है। अच्छा, ये आप समझती हैं इसमें कि जैसे अभी आपने बात की तो ये बड़े अरसे से हम सोचते हैं मगर ऐसा हो नहीं रहा कि जैसे अर्ली ईयर्स के बच्चे हैं उनकी नीड्स कुछ और हैं, उनके टीचर्स जो हैं वो उनको किसी और तरह डील करेंगे। फिर आपका प्राइमरी सेक्शन आएगा, उनके नीड्स कुछ और हैं, वो छोटों से बड़े हैं बट वो बड़े नहीं हैं। मिडिल स्कूल में बच्चा आता है, वो नीड्स, लेकिन जो ओ लेवल और मैट्रिक का बच्चा है उसको डील करना एक, मैं समझती हूँ कि मुश्किल तरीन काम है। और वो जो एज ग्रुप है, वो मुश्किल तरीन इसलिए बन जाता है ना कि पीछे से बगैर गाइडेंस के वो चले आ रहे हैं। बिल्कुल, वो कहते हैं ना शुत्रे बेमहार वाली बात बिल्कुल है, वो ऐसे इसलिए। लेकिन फिर भी आई थिंक इफ़ यू नो द स्किल एंड आर्ट और आपका प्रोफेशनल वहाँ पर है तो हैंडलिंग इज ईजी, कोई मुश्किल बात नहीं बच्चों लेकिन उस वक्त आप समझती हैं कि उस वक्त बच्चे को डांट डपट की बजाय समझने की कोशिश की जाए। आप ये भी तो अंडरस्टैंड करें ना, सुने जी, आप ये भी अंडरस्टैंड करें कि वो कितनी चेंजेस से गुजर रहा है और गुजर रही है, ट्रांसफॉर्मेशन ही है बॉडी वाइज भी, सारे इमोशनली भी, तो उसमें उसको खुद भी समझ में नहीं लग रहा कि ये क्या सब कुछ इतना कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, ये वो क्या रहा है। तो उसमें शायद प्रॉब्ली वो मैक्सिमम टाइम होता है जिसमें आपको सपोर्ट सिस्टम देना चाहिए, बच्चे देना चाहिए मैक्सिमम, और टीचर्स को भी उसमें रोल प्ले करना चाहिए। आखिर बच्चे उसके पास भी आते हैं, और फिर जब बच्चे लेवल्स में चले जाते हैं या आगे FA FSC में जाते हैं तो उनका बिहेवियर काफी बेहतर हो जाता है या चेंज हो जाता है, सारा प्रॉब्लम्स नहीं रहती हैं। अच्छा, बहुत मैंने देखे, मेरे A लेवल्स के बच्चे भी, यूनिवर्सिटी वाले भी, मुझे तरस भी आता है कि कितनों को मैं हेल्प करूं। अच्छा, कोशिश में होती है। बच्चे ड्रग एडिक्शन की तरफ आजकल यूनिवर्सिटीज के बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो ये कैसे आप समझती हैं कि क्यों आ रहे हैं, और ये जो रिलेशनशिप्स आज बन रहे हैं कल टूट रहे हैं? देखिए, ड्रग्स में आने की वजह वही बात है, एक तो हमारी रिलीजन से दूरी, रिलीजन तो है ही नहीं हमारी जिंदगी में, ठीक है। बच्चे खुश होते हैं इस्लामियत ख़त्म हो गई, ठीक है, उसके बाद रिलीजन कोई नहीं है। कुरान पाक अगर एक दफ़ा मैंडेटरी तौर पे पढ़ लिया उसके बाद खोलते नहीं है, मतलब ये हमारे रिलीजियस वैल्यूज़ उनमें इनकलकेटेड हैं ही नहीं बच्चों के। फिर ऑल थैंक्स टू अनहिंज्ड मीडिया, हर चीज़ दुनिया के एक्सेस में है उनके, ठीक है।
फिर पेरेंटल मॉनिटरिंग नहीं है, ठीक है, वो इतनी कोई स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग नहीं है। तो ये बहुत से, और फिर पेयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि भाई 4 लोग कर रहे हैं, तुम नहीं कर रहे, तुम सिस्सी हो, तुम ये हो, तुम्हारे ग्रुप से निकल जाओ। तो उस वक्त आपको पता है ये पर्सनालिटी का वो फेज़ है जहाँ पर बच्चे का मैक्सिमम जो इम्प्रेशन जो उस वक्त डाल रहे होते हैं उसके दोस्त डाल रहे होते हैं, तो वो फिर कन्फॉर्मिटी है, वहाँ पर उसके प्रेशर में आ जाता है। सो इस वजह से बच्चे चले जाते हैं, फिर जस्ट फॉर फन से चले जाते हैं कि जी बड़ा स्ट्रेस था, मैंने ट्राई किया, बड़ा मज़ा आया, चलो जी, यू गेट इनटू दैट। सो ये ऐसे, फिर कोई बच्चा अगर अनफॉर्चुनेटली परफॉर्म नहीं कर पाया या कुछ ऐसा नहीं किया, उसको सेंस ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा है, रिजेक्शन है बहुत ज़्यादा, सोशल ह्यूमिलेशन का वो हुआ उसको एक्सपीरियंस। तो ये बहुत मल्टीपल फैक्टर्स हैं जेनेटिक्स के अलावा। जैसे अब इसमें पेरेंटल रोल का जब आप कह रही हैं, तो अभी कुछ दिन पहले एक बच्ची से मेरी बात हो रही थी। वो बच्ची ओ लेवल्स में पढ़ रही थी अभी पीछे, और कुछ उसके पर्सनल इश्यूज थे घर में, फाइनेंशियल इश्यूज थे, उसकी वजह से स्कूलिंग छोड़नी पड़ी उसको। ठीक है। तो वो कोई फिर पेरेंट्स में से कोई बीमार हो गया तो वो घर पे ही रह गई बच्ची। तो लेकिन वो बच्ची ना गाती बहुत अच्छा थी। अच्छा। तो उसको प्रोफेशनल लेवल पे जाने की तो परमिशन वो खुद भी नहीं चाहती थी, घर वालों ने भी नहीं दिया, ना कि वो कर सकती थी। अच्छा। तो मुझे, मेरी एक दिन बात हो रही थी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई ये बात सुन के। तो मैंने कहा अच्छा, पढ़ाई भी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। उसने कहा जी मैं बड़ी खुश हूँ कि मैंने इस दौरान अपने पेरेंट्स को बहुत टाइम दिया, और वो जो एक हमारा बड़ा प्रॉब्लमेटिक टाइम था वो मैं पास थी, तो वो बड़ा अच्छा गुजरा। और दूसरा, फैमिली कोई फंक्शन होता है, कुछ होता है, तो मैं गाती हूँ और सब लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। तो देखिए ये मुझे बात अच्छी लगी कि लाइफ बड़ा स्टेयर्स पॉजिटिव की है तरह नहीं चढ़ती। समटाइम्स आपकी लाइफ में कोई चीज आ जाती है, और तो उसमें आप कोई ऐसी उसमें परेशानी की बात नहीं, बिल्कुल अल्लाह ताला की ज़ात ने हर चीज़ का सोल्यूशन रखा होता है। बिल्कुल ऐसे सिर्फ आप अपनी, क्योंकि हम इतने ज़्यादा प्रॉब्लम फोकस होते हैं कि सोल्यूशन को देख ही नहीं पा रहे देख ही नहीं पा रहे। सोल्यूशन अल्लाह ताला ने सबका, हर चीज़ का रखा हुआ है। बस थोड़ा सा आप प्रॉब्लम से हटें, छोड़ें, प्रॉब्लम है तो ठीक है, उसका सोल्यूशन की तरफ चले उस जाएं। बच्ची ने इतने पॉजिटिव वे में कहा कि मिस अब जब जैसे ही जरा बेहतर होगा ना, तो मैं नहीं माशाल्लाह, ऐसे एग्जाम्स दे दूंगी बहुत से मैं। जी, ऐसे बहुत से बच्चे हैं, मैं आई कम अक्रॉस कि भाई मैं एक बच्ची थी बहुत साल पहले की, मुझे समझ नहीं आती थी, क्लास में अक्सर वो सो जाती थी, बहुत अच्छी बच्ची थी। मैंने कहा भाई क्या मसला क्या है? देन आई केम टू नो कि वो शी वॉज अर्निंग फॉर द फैमिली। अच्छा। सो पढ़ने के बाद, यूनिवर्सिटी के बाद वो चली जाती थी ट्यूशन्स पढ़ाने, और वो ट्यूशन्स का सारा कर करा के घर चला रही थी, क्योंकि बाप जॉबलेस हुआ हुआ था। और मैंने कहा भाई सलूट है आपको, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा सारा गिला शिकवा धुल गया, अब तुम आराम से सो सकती हो। और ये जो आपने उसको पॉजिटिव जेस्चर दिया, उससे वो तो अप्रिशिएट, मैंने कहा मैं तो खड़ी होकर तुम्हारे लिए ताली बजाऊंगी। और बिल्कुल मैंने कहा हाउ लकी योर पेरेंट्स आर बिल्कुल दैट दे हैव अ डॉटर लाइक यू। सारी बातें आपने बड़ी अच्छी की, और समझ हमें बड़े अच्छे तरीके से आई। आई होप लोग इससे फ़ायदा भी उठाएंगे। लेकिन आप एक ख़ास तौर पे हमारे पेरेंट्स को, हमारे टीचर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को, और क्या एक मैसेज देना चाहेंगी कि वो किस तरह इस चीज़ से निकलें, और काउंसलिंग की तरफ कैसे आएँ, और फ़ायदा कैसे उठाएं, हमारे साइकोलॉजिस्ट से कैसे वो फ़ायदा उठा सकते हैं अगर वो किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं? जी जी, देखिए पहली बात ये है कि हम कोशिश करें ज़िंदगी में थोड़ी आपस में एक दूसरे के साथ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चाहे वो टीचर है, बच्चा है, घर पे है, पेरेंट्स हैं, थोड़ा सा हम अपने रवैयों को पॉजिटिव लाने की कोशिश करें। अगर दिन में एक अच्छी बात करते हैं तो कोई बुरा नहीं है, एक अच्छी छोटी सी एक्टिविटी कर लें, एक छोटी सी चीज़ में खुशी कर ले, जैसे बारिश के पानी में हाथ दे दे, हसीन मौसम, मज़ा आ जाता है। ये छोटी छोटी बातें करें, किसी बड़ी चीज़ का वेट ना करें। सो छोटी छोटी चीज़ों में लोगों को शामिल करें और आपस में पॉजिटिविटी फैलाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जो अगर आप अपने अराउंड किसी को भी देखते हैं कि सडनली उसके बिहेवियर में वाज़े तौर पे चेंज आ गया है, तो उसकी प्लीज़ उसको सुन लें थोड़ी देर के लिए, और कोशिश करें कि अगर आप उसको हेल्प दे सकें। तीसरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, अगर ये मेरा मैसेज लोगों पे मैक्सिमम पहुँचे, देखें आप, अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ की कुछ फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही है, तो प्रॉपरली ट्रेंड क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। प्लीज़ किसी क्वैक के पास मत जाइए। आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे यूट्यूब पे, उनकी कोई डिग्रीज़ नहीं है, बहुत से ऐसे पेजेस मिलेंगे, प्लीज़ वहाँ ना जाइएगा, क्योंकि आपकी और आपकी कंडीशन को वो वर्स कर देंगे, बिकॉज दे आर नॉट ट्रेंड। सो प्लीज़ डू गो टू अ क्वालिफाइड काउंसलर, गो टू अ क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट और अ थेरेपिस्ट, और क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा, और इस पर कोई स्टिग्मा की बात नहीं है। आप ना ही कोई विक्टिम हैं, कोई विक्टिम, थोड़ा सा प्रॉब्लम आया एंड अल्लाह ताला की ज़ात से सब ठीक हो जाएगा। एंड
प्लीज़ लर्न टू डेवलप अ सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड। दिन में एक दफ़ा आंखें बंद करके बस अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया करें। आई थिंक दैट सॉल्व्स एवरीथिंग इन योर लाइफ। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। So, बहुत खुश ही रहें, खूबसूरत खुश रहें और बहुत से लोगों को खुश रखें। खुद भी खुश रहें और उससे ज़्यादा लोगों को खुश रखें। बहुत ही खूबसूरत बात की। मैं इनके मैसेज के साथ ही बात को ख़त्म करना चाहूँगी कि खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। आप सबका बहुत शुक्रिया।